हमारे इस खास 3D एनिमेटेड एक्सप्लेनर में आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर बात करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा। हमारा मकसद यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष को सही या गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो सोर्स मटेरियल हमारे पास मौजूद है हम बस उसका एक निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन घटनाओं के पीछे सतह के नीचे बिल्कुल, और हमने इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम बंगाल की चुनावी हिंसा से शुरू करेंगे, फिर सुरक्षा बलों की भूमिका देखेंगे, उसके बाद हिंसा के शिकार लोगों की बात होगी, फिर नफरत और भीड़ की राजनीति, बुलडोजर न्याय और सुप्रीम कोर्ट का रुख, और आखिर में समाज के लिए जो गंभीर सवाल खड़े होते हैं उन पर भी गौर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला भाग है बंगाल में चुनावी हिंसा। 4 मई को जैसे ही चुनाव के नतीजे आए उसके फौरन बाद जो तनावपूर्ण माहौल बना वो हमारे इस पूरे विश्लेषण का शुरुआती बिंदु है। पुरुष होस्ट, अब सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही दिलचस्प या कह लीजिए उलझा देने वाली बात सामने आती है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के दावे एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। देखिए, एक तरफ टीएमसी का कहना है कि बीजेपी के लोग उनके पार्टी कार्यालयों पर कब्जा कर रहे हैं और हिंसा फैला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सीधा आरोप लगा रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनके समर्थकों पर लगातार हमले कर रहे हैं। हम यहां इन दोनों ही दावों को बिल्कुल तटस्थ होकर यानी न्यूट्रल तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ 2 पार्टियों के आमने सामने टकराने की नहीं थी। रिपोर्ट्स में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। पता चला है कि कुछ लोगों ने भेष बदलकर खुद अपनी ही पार्टी के दफ्तरों पर हमले किए। जरा सोचिए, ऐसा इसलिए किया गया ताकि अफरा तफरी मचे और इल्जाम विरोधी पार्टी पर लगाया जा सके। ये साफ तौर पर दिखाता है कि यह हिंसा कितनी ज्यादा कंफ्यूजिंग और खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी थी। और यहीं से हम अपने दूसरे चरण में पहुंचते हैं, जो है सुरक्षा बलों की भूमिका। इसे एक सिक्योरिटी पैराडॉक्स यानी सुरक्षा का विरोधाभास भी कहा जा सकता है। 2.5 लाख, जी हां, 2.5 लाख, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। चुनाव और उसके बाद पूरे राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 2.5 लाख केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। ये फोर्स की एक बहुत बहुत बड़ी मौजूदगी है। तो सवाल ये उठता है, और यही सोर्स मटेरियल का सबसे अहम पॉइंट भी है, कि इतनी भारी सुरक्षा के बावजूद जब चप्पे चप्पे पर जवान तैनात थे, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर हिंसा कैसे हो गई? आखिर इतनी खुली छूट कैसे मिल सकती है? इस सवाल का जवाब ढूंढना एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदेही तय करने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हिंसा के शिकार। क्योंकि देखिए, इन बड़े बड़े राजनीतिक दावों और आंकड़ों के शोर में हम अक्सर उस असली मानवीय त्रासदी को भूल जाते हैं जो जमीन पर हो रही होती है। पुरुष होस्ट टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी रिपोर्ट्स के आंकड़े बहुत ही साफ तस्वीर पेश करते हैं, और वो तस्वीर ये है कि इस हिंसा का शिकार कोई एक दल नहीं हुआ। विश्वजीत पटनायक और आबिर शेख जैसे टीएमसी से जुड़े लोगों की जान गई, तो वहीं जाधव भर और मधु मंडल जैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। ये आंकड़े निष्पक्ष रूप से साबित करते हैं कि राजनीतिक हिंसा की इस आग में सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा जमीनी कार्यकर्ताओं का ही होता है। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, नफरत और भीड़ की राजनीति। सोर्स के गहराई से किए गए विश्लेषण के मुताबिक आज हम जो घटनाएं देख रहे हैं वो रातों रात या सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं है। इसके पीछे भीड़ की मानसिकता के नॉर्मलाइज होने का एक लंबा और काफी डरावना इतिहास है। अगर हम 2014 के बाद के समय पर नजर डालें तो एक अजीब तरह की संगठित भीड़ हिंसा यानी ऑर्गेनाइज्ड मॉब वायलेंस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। फरीदाबाद में आर्यन मिश्रा की अफवाहों की वजह से हुई हत्या, हापुड़ में कासिम की मौत और हरियाणा में झूठे आरोपों के चलते साबिर मलिक की हत्या, ये सब क्या है? ये घटनाएं साफ बताती हैं कि बंगाल की हिंसा कोई इकलौती घटना नहीं है, ये पूरे देश में फैल रहे एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न का हिस्सा है। और इस एनालिसिस ने आज की इस आधुनिक भीड़ की एक बड़ी खौफनाक तस्वीर हमारे सामने रखी है। ये भीड़ पूरी तरह से कानून को ताक पर रखकर काम करती है। अफवाहों के आधार पर ये खुद ही तय कर लेते हैं कि कौन मुजरिम है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को साइडलाइन कर देते हैं और तथाकथित अवैध कामों के नाम पर कुछ खास समुदायों को अपना निशाना बनाते हैं। और तो और चेतन सिंह की ट्रेन शूटिंग जैसी लोन वुल्फ घटनाओं के पीछे भी इसी भीड़ की मानसिकता का ही हाथ होता है। हिंसा का एक और भयानक रूप हमें डिजिटल दुनिया में देखने को मिला। ऐसे कई वायरल वीडियो सामने आए जहां लोग बाकायदा हिंसा का नाटक यानी मॉक वायलेंस कर रहे थे। एक वीडियो में तो किसी को ममता बनर्जी का भेष पहनाकर उस पर प्रतीकात्मक हमला किया गया। जरा सोचिए, हिंसा और नफरत अब एक तरह का परफॉर्मेंस बन गई है। लोग इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और एक डार्क एंटरटेनमेंट के तौर पर शेयर कर रहे हैं।
ये ट्रेंड सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। खैर, आगे बढ़ते हैं 5वें हिस्से की तरफ, बुलडोजर न्याय और सुप्रीम कोर्ट। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक तरफ कानून के सख्त निर्देश हैं और दूसरी तरफ कानून हाथ में लेने वाली भीड़ का जश्न। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पुरुष होस्ट सोर्स में कुछ ऐसे वायरल वीडियो का जिक्र है जिनमें ट्रेन के जरिए बुलडोजरों को बंगाल ले जाया जा रहा था और इन मशीनों को भीड़ सिर्फ एक टूल की तरह नहीं देख रही थी, बल्कि इन्हें ताकत और खौफ का सिंबल मानकर सेलिब्रेट किया जा रहा था। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यह सब तब हो रहा था जब पुलिस बाकायदा रैलियों में बुलडोजर के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगा रही थी। महिला होस्ट, लेकिन एक तरफ जहां भीड़ को तुरंत बुलडोजर न्याय चाहिए, वहीं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं। कोर्ट का साफ कहना है कि किसी भी तरह की कार्यवाही से पहले 15 दिन का अनिवार्य नोटिस देना ही होगा। यह नोटिस उस प्रॉपर्टी के बाहर चिपकाना भी जरूरी है और अगर कोई जवाब नहीं आता तो पूरी तोड़फोड़ की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। मतलब जो कानूनी सच्चाई है वो इस भीड़ की मांगों से कोसों दूर है। और अगर कोई अधिकारी इन नियमों को नज़रअंदाज करने की गलती करता है तो उसके परिणाम बहुत भारी पड़ सकते हैं। सोर्स बताता है कि ऐसे अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपनी जेब से, जी हां, अपने पर्सनल फंड से पीड़ित परिवार को तुरंत मुआवजा देना पड़ सकता है। तो कानून की नज़रों में ये जो तुरंत वाला बुलडोजर न्याय है, ये पूरी तरह से अमान्य है। अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले हिस्से पर, समाज के लिए गंभीर सवाल। इसमें खास तौर पर समाज के पढ़े लिखे मध्यम वर्ग की जो मौन सहमति है, उस पर बात करना बहुत जरूरी है। पुरुष होस्ट सोर्स एक बहुत ही चुभने वाली सच्चाई सामने रखता है। ये जो हिंसा है ना, ये सिर्फ सड़कों पर उतरी भीड़ की वजह से जिंदा नहीं है। जो हमारे उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो अपने बच्चों का फ्यूचर सेव करने के लिए उन्हें विदेश भेजने में सक्षम हैं, वो लोग भी अपने सुरक्षित घरों में बैठकर व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के जरिए इस हिंसा को चुपचाप अपना समर्थन दे रहे हैं। और समाज के एक इतने बड़े हिस्से की यही खामोशी इस पूरे हिंसक तंत्र को हवा दे रही है। सोर्स का जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, वो सच में डराने वाला है। ऐसा लग रहा है मानो हमारे समाज ने राजनीतिक जीत की खुशी मनाने की बजाय हिंसक तरीके से बदला लेने को अपनी प्राथमिकता बना लिया है। लोग अच्छी सेहत और शिक्षा जैसी बुनियादी चीजों की मांग करने की बजाय अपनी गहरी कुंठाओं को ताकत के क्रूर प्रदर्शन के जरिए निकाल रहे हैं। ये इशारा कर रहा है एक ऐसे समाज की तरफ जो मन ही मन कुछ खास समुदायों के लिए बहुत गहरी नफरत पाले हुए हैं। और इसी के साथ हमारा ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल पे आके रुकता है। सोर्स पूछता है, क्या समाज ने जश्न मनाने की जगह हमेशा के लिए हिंसा को चुन लिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अंदर तक झकझोर देता है। सोचने वाली बात है कि क्या एक प्रगतिशील समाज की पहचान अब सिर्फ क्रूर शक्ति प्रदर्शन तक सिमट कर रह गई है? इस 3D एनिमेटेड एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस सोर्स मटेरियल के विश्लेषण से कई अनछुए पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी।